मैं प्रोफेसर रविकांत चंदन जी के साथ प्रोफेशनल जर्नी में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, आपने जो कोई बयान दिया था, मैं उसको विवादित तो नहीं मानता, लेकिन उसको कैसे विवादित बनाया गया आपके मुंह से ही मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं कि वो क्या था, आपने क्या ऐसा बोल दिया। चूँकि जो आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी उसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा उसको क्लियर करें, किस मुद्दे पे विवाद हुआ था। देखिए कि सोशल मीडिया के एक चैनल पर मैं एक बौद्धिक बहस में शामिल था और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के चर्चा हो रही थी कि इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कितना लाभ मिलेगा। तो उसी चर्चा में मैंने औरंगज़ेब के द्वारा मंदिर के तोड़े जाने और वहाँ पर मस्जिद के बनाए जाने को लेकर के जो कहानी है उसको पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से रखा था। जो पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा वो कमलेश्वर ने अपने बहुचर्चित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कितने पाकिस्तान उपन्यास में उद्धृत किया है और ये उपन्यास यूपीएससी के सिलेबस में भी शामिल है। तो उसमें जो बात मैंने कही थी जो उस किताब में है, दरअसल मेरे वीडियो में किताब का और लेखक का हवाला जहाँ मैंने दिया है उसको काट करके आगे की बात को वायरल किया गया और मेरे खिलाफ़ हिंसा प्रेरित और वो भावनाएं भड़काई गई मेरे खिलाफ़। और उसी का ये परिणाम था कि विश्वविद्यालय कैंपस में आकर के एबीवीपी के छात्रों ने और कुछ बाहरी तत्व भी थे, उन्होंने देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जूते मारो वगैरह वगैरह इस तरह के हिंसा प्रेरित उत्तेजक नारे लगाए। कोशिश की उन्होंने मारने की, धक्का मुक्की हुई, लेकिन चूँकि वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था इस वजह से चीज़ें कुछ कंट्रोल में रहीं। वो कौन लोग हो सकते हैं सर जिन्होंने हमारी अभिव्यक्ति पे जो है सवाल उठाया? वो क्या चाह रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता क्या है? चूँकि इतना बड़ा मैटर हो गया है तो वो कौन लोग थे, क्या कुछ चिन्हित किए गए वो लोग? देखिए, मैंने तो जो तहरीर दी है उसमें 11 लोगों को मैंने चिन्हित किया है और इसके अलावा भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं पहचानता हूँ। अगर वो सामने आ जाएंगे मैं बता दूंगा कि कौन कौन लोग थे। विश्वविद्यालय प्रशासन की वजह से चीज़ें कुछ नियंत्रित नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कि वो लोग अंदर कैसे आए जब धारा 144 लगी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से ये चीज़ें हुई हैं और मेरे खिलाफ़ ही एफआईआर दर्ज कराई गई है, हमला मेरे पे हुआ, एफआईआर भी मेरे खिलाफ़ ही, और उसके बाद जब मैंने तहरीर दी तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुझे सो कॉल्ड नोटिस भी जारी कर दिया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ये जो आपने कहा जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी है, जो भारतीय संविधान ने मुझे दी है, हर नागरिक को दी है, उसको दबाने की सीधी कोशिश हो रही है। और ये वे लोग हैं जिनकी तरफ इशारा करते हुए 1940 में बाबा साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र स्थापित होता है तो सबसे बड़ी आपदा होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो ये वही हिंदुत्ववादी शक्तियाँ हैं जो इस देश में वर्ण व्यवस्था को लागू करके दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों को गुलाम बनाए रखना चाहती हैं। वो मेरी ज़बान पर और मेरे गले में पट्टा बांधना चाहते हैं। लेकिन जो दलित और पिछड़ा है, जो बहुजन की ताकत है, जो आवाज़ है, वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। जो भी होगा वो देखा जाएगा। सर, अभी जो कंडीशन चल रही है देश में, अभी बहुत सी प्रॉब्लम है हर जगह। कहीं अभी श्री राम मंदिर था, श्री राम मंदिर के बाद अब काशी का मुद्दा उठाया जा रहा है, काशी के बाद मथुरा का मुद्दा उठाया जा रहा है। इन मुद्दों का कहीं ये कारण तो नहीं जो महंगाई को छिपाने के लिए और बहुत से देश की समस्याएं हैं, वो कौन सी समस्याएं आप भी जानते होंगे, किस वजह से हो रहा है ये? असल बात यही है, दरअसल धर्म के मुद्दे को उठा करके दलितों, पिछड़ों के हकों को छीन लेना, आरक्षण को ख़त्म कर देना, निजीकरण को बढ़ावा दे देना, लेटरल एंट्री के द्वारा सवर्णों को भर देना, ये दूसरी तरफ जो महंगाई का बहुत बड़ा सवाल है इस समय, बेरोज़गारी चरम पर है इस समय, लोगों के पास एक ठीक ढंग से रोटी नहीं है। तो अभी रिपोर्ट आ रही तमाम कि 20 करोड़ लोग इस देश में अभी भी एक वक्त भूखे सोते हैं और लोकतंत्र की स्थिति जो हो गई है, कितना कमज़ोर हो गया है, तमाम आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, पत्रकारिता का स्तर कितना गिर गया है। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं जिसमें
आपको डाइवर्ट करके हिंदू मुसलमान करना है, सांप्रदायिक राजनीति करनी है। और मैं इनको कतई नहीं मानता कि धार्मिक लोग हैं। हिंदू धर्म की स्थिति बिल्कुल अलग है, और कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, वो किसी दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता। सर, अभी जो देश में समस्याएं चल रही हैं, आप भी देख रहे हैं, आपके सामने आप प्रोफेसर हैं, एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं। श्रीलंका की जो कंडीशन हो रही है, और देश से क्रीमी लोग जो हैं देश छोड़ के जा रहे हैं, ये सत्य है। इसको आप स्वीकार कर रहे हैं, और किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो मेरी जानकारी है, हो सकता है उसमें कुछ तथ्यात्मक वो ठीक ना हो। करीब 5,000 लोग हर महीने इस देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। अब तक शायद 5 लाख लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ी है, अगर मैं सही हूँ तो। अब जहाँ हम लोग 2010 के आसपास इस बात को देख रहे थे कि तमाम NRI लोग भारत में आने के लिए लालायित थे। क्या वजह है कि लोग देश को छोड़ करके जाना चाहते हैं? तमाम कंपनियां ऐसे छोड़ करके जा रही हैं। सीधे तौर पर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है, तो वहाँ कंपनियां नहीं लगानी। अभी कई कंपनियां चली गई हैं। तो जब तक आप माहौल सौहार्दपूर्वक नहीं बनाएंगे देश का, तब तक विदेशी कंपनियां आएंगी नहीं, रोज़गार नहीं पैदा होगा, तो लोगों की सुख समृद्धि नहीं आएगी, देश का विकास नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ आप जो नुकसान कर रहे हैं, तो वो दंगों में नुकसान हो रहा है। क्या दंगे देश के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे। तो हम लोग जो जिस तरह से देश की तरफ ध्यान ना दे करके जो राजनीति चल रही है बंटवारे की, वो राजनीति ठीक नहीं है। सर, जो हमारे देश में शिक्षा की कंडीशन चल रही है, आप प्रोफेसर हैं, आप क्या मानते हैं कि आपके SC OBC समाज में कितने लोग शिक्षित होंगे? क्या आपका एक आइडिया, एक ब्रीफ क्या है आपका, जो कितने लोग शिक्षित होंगे? कि प्राइमरी एजुकेशन में तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इधर जो मेरे पास जो मैंने पढ़ा उसमें गिरावट आई है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि दलितों और आदिवासियों की स्थिति आप देखेंगे हायर एजुकेशन में बहुत कम है, और उसमें भी खास करके लड़कियों की स्थिति तो और भी ज़्यादा कमज़ोर है। किसी भी देश का जो विकास है वो शिक्षा पर और रोज़गार पर निर्भर करता है। जब हम देश की आधी आबादी को या बड़ी आबादी को शिक्षित ही नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह से विकास हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एक तरफा विकास होगा, जैसे इस समय हो रहा है, अडानी साहब पहुंच गए हैं 4थे नंबर पर या 5वें नंबर पर, तो जिस समय देश में 85 करोड़ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि साहब हमारी आमदनी घटी है, उस बीच में एक उद्योगपति दुनिया में 4वीं-5वीं रैंकिंग पर पहुंचता है, तो ये सवाल उठता है कि सीधे तौर पर ये जो सरकार है वो कॉरपोरेट हितैषी है। और इसीलिए मैं इस सरकार को कॉरपोरेट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के रूप में देखता हूँ। ये विशुद्ध हिंदुत्व की राजनीति भी नहीं है, और ये मैं नहीं समझता कि हिंदू धर्म के हितैषी हैं। क्योंकि आप अगर किसी दलित पर हमला करेंगे या किसी आदिवासी पर हमला करेंगे, जैसे हुआ मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों को गाय के नाम पर मार दिया गया, तो आप हिंदू धर्म का इसमें हित कर रहे हैं कि अहित कर रहे हैं? अभी एक घटना हुई थी आपके रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, जगतपुर में। एक SC बिरादरी के लड़के को कुछ अपर कास्ट के लोगों ने जो है जूते चटवाए थे, तो शायद आपके संज्ञान में आया होगा। तो SC समाज के बारे में आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा लास्ट सवाल। देखिए, अब इस पीढ़ी के सामने 2 ही विकल्प हैं कि या तो वो गुलामी स्वीकार कर ले या संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए। क्या हम जूते चाटेंगे या हम सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिएंगे? ये सीधे तौर पर संदेश है और हमारे लिए चुनौती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो समाज है, जो नौजवान है, वो गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। बाबा साहब ने जो दे दिया है, तो वो जीने के लिए संघर्ष करेगा, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करेगा, वो शिक्षित बनेगा और साथ ही साथ इस देश के विकास में अपना योगदान देगा। यही मैं समझता हूँ कि यही होने जा रहा है। ये थे आपके साथ जुड़े हुए प्रोफेसर साहब। मैं प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी से विक्रम सिंह। मेरी इस वीडियो को मेरा एक निवेदन है, मैंने निवेदन कभी नहीं किया आज तक, इतने चैनल पे इतनी वीडियो, इतने सब कुछ लगा, मैंने कभी निवेदन नहीं किया। मेरा पहली बार निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने समाज तक ज़रूर पहुंचाएं। नमस्कार।